नमस्कार दोस्तों, फेसबुक लाइव में एक बार फिर आपके साथ मैं दिवाकर विक्रम सिंह। और आज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ हम आपके साथ हाजिर हैं और चर्चा करने के लिए। खबरें कुछ ऐसी हैं कि आज पूरे दिन भर जो गहमागहमी रही वो रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी, और गिरफ्तारी के बाद उनको 15 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। एनसीबी की पूरी कार्रवाई रही पूरी तरह से। अब सुशांत हत्या का जो मामला है या जो सुशांत प्रकरण है, अभी आत्महत्या और हत्या में ही तो सारा मामला झूल रहा है। इस पूरे प्रकरण में जो कुछ भी हुआ उसके तहत फिलहाल रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हुई है और पूछताछ करने की आगे और अब कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है एनसीबी को, क्योंकि सारी पूछताछ जो है वो लगभग 3 दिनों में पूरी कर ली गई। इसके पहले सोबिक से भी पूछताछ की गई और इसके साथ कुछ अन्य लोगों के साथ, कुछ सहायकों के साथ। और पूरी तरह से रिया चक्रवर्ती की बातों से ये जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि ड्रग पैडलर्स के साथ उनका कोई सहयोग रहा। अब वो आगे का मुद्दा होगा कि सहयोग किस बात के लिए था। क्या सुशांत को ड्रग्स उपलब्ध कराने के लिए एक गर्लफ्रेंड के तौर पर वो कर सकती थी, या ये एक पूरा एक ग्रुप था, एक समूह था जो ड्रग पेडलर्स के साथ था, गठजोड़ था। और इसके साथ साथ वो पूरी मुंबई किस तरह से एक गठजोड़ में थी ड्रग पेडलर्स के, ड्रग सप्लायर्स के। और मुंबई जो है एक उड़ता पंजाब जैसी स्थिति, उड़ता मुंबई की स्थिति बनी, इसके बारे में भी ये बातें साफ होती नजर आ रही। बस बहरहाल एक अभिनेता जो युवा था वो हमारे बीच नहीं रहा, उसका एक दुख है। लेकिन उनके मौत के बाद जिस तरह से उस पूरे मामले में 3 तरह से 3 डाइवर्जन हुए, वो एक खेदजनक भी है और थोड़ी सी कोफ्त भी होती है। पहली बात, इस मर्डर के पीछे एक षड्यंत्र था या आत्महत्या था, ये एक बड़ा मुद्दा। दूसरा, इसकी आड़ में जो भाजपा, कांग्रेस और एनसीपी, बिहार पुलिस वर्सेस मुंबई पुलिस, और पुलिस भी इसके घेरे में आ गई और उस पर भी सवाल उठा दिया गया। उसके बाद फिर कंगना रनौत का बयान, और उसके बाद कंगना रनौत को सुरक्षा उपलब्ध कराना, और उसके बाद महाराष्ट्र सरकार, उद्धव ठाकरे की सरकार वर्सेस केंद्र सरकार वर्सेस विपक्ष, या विपक्ष एक तरफ और एनडीए की सरकार एक तरफ। मतलब सुशांत के न रहने के बाद मुंबई के माध्यम से ये जो राजनीति और एक तरह से मुंबई पर ड्रग्स का जो घेरा, ड्रग्स सप्लायर्स का जो घेरा, ये कई बातों की ओर इशारा करता है। लेकिन हाँ, इसके लिए जिस तरह से मीडिया ने भी एक तरह से मुहिम चलाई, और आप कह सकते हैं, क्योंकि मैं भी एक मीडिया कर्मी हूँ तो मैं मान सकता हूँ कि कुछ टीआरपी का गेम भी रहा। लेकिन कुल मिलाकर के इस पूरे प्रकरण में रिया चक्रवर्ती अब एनसीबी के घेरे में है पूरी तरह से, और अब तो वो न्यायिक हिरासत में है। लेकिन इतना तय है कि अब कोर्ट में जब भी ये पूरा मामला ये जाएगा तो रिया की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। अब सुशांत की हत्या की गई या आत्महत्या हुई, ये मामला कैसे तय होगा, इसमें सीबीआई का रोल होगा। तो इसलिए 3 रोलों को समझना जरूरी है। एक तो सीबीआई का रोल, एक एनसीबी का रोल, और उस दोनों के हिसाब से कल्प्रिट रिया अगर बनती हैं तो उसका आधार क्या होता है। तो कुल मिलाकर के एक अभिनेता की जान गई, वो हमारे बीच नहीं रहा। उसके पीछे राजनीति भी चल रही है और चलती रहेगी, क्योंकि आने वाला समय बिहार चुनाव का है। इसके पहले ही ये सारी बातें अगर आ जाती हैं, लेकिन इतना तय है कि अगर इसी बहाने मुंबई बॉलीवुड में अगर ड्रग्स सप्लायर्स का या ड्रग पेडलर्स का एक बड़ा जाल बिछा हुआ है, अगर उसका वास्तव में पर्दाफाश होता है, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कम से कम इस मामले में। क्योंकि वास्तव में हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री जो है वो इस समय एक बहुत अच्छी स्थिति में देखी जा रही थी, लेकिन उसके अंदर खाने अगर ये सब कुछ चल रहा था तो ये महाराष्ट्र सरकार के लिए, पूरे महाराष्ट्र के लिए और मुंबई के लिए कतई उचित नहीं है।
हालांकि ड्रग्स सप्लायर्स, ड्रग पेडलर्स के जाल में तो वैसे देश के कई हिस्से हैं, अब उसकी चर्चा बाद में, क्योंकि इस पूरे खबर पर हम ज़्यादा कभी नहीं बोले जब से हम व्यक्तिगत तौर पर फेसबुक लाइव के ज़रिए आपसे जुड़ते रहे हैं। क्योंकि एक बहुत दुखद है कि सुशांत हमारे बीच नहीं रहे, क्योंकि एक युवा अभिनेता थे, उनका जाना, लेकिन उनके बाद जिस तरह से राजनीति हुई और जिस तरह से खबरों पर चर्चा लगातार चलती रही और एक मुहिम सी बनी सिर्फ सुशांत को न्याय दिलाने के लिए, इसके किसी भी पक्ष से हम नकार सकते हैं, लेकिन कष्ट इस बात का है कि इस समय देश के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है और उस चुनौती को जिस तरह से हमारे वीर जवानों ने एक्सेप्ट किया है उसे देखना होगा, समझना होगा और उसी के लिए 130 करोड़ भारतीयों को तैयार होना होगा। आज पूरे दिन भर जब मैंने देखा तो वो मामला इक्का दुक्का किन्हीं चैनलों पर, और कल जब मैं अखबार को देखूंगा, अखबारों को, तो उनमें क्या होगा इसकी जांच होगी, लेकिन अखबार पूरी तरह से उन बातों को कवर कर रहे हैं। बात पूर्वी लद्दाख की, क्योंकि चीन ने जिस तरह से हिमाकत की है और जिस तरह से उसने सारी हदें पार कर दी हैं राजनयिक मुहिम चलाने को लेकर के और इन सारे मुहिम को चलाने को लेकर के, जिस तरह से वो भारत को दबाने की कोशिश करता रहा, उसके बाद उसे जो मुंह की खानी पड़ी, और उसके बाद आज 8 सितंबर है और आज जो स्थिति पैगोंग झील, गलवान घाटी, पूर्वी लद्दाख और गलवान घाटी परिक्षेत्र के वो रणनीतिक महत्व के क्षेत्र जिनका नाम बार बार आप जानते हैं लिया जा रहा है, ब्लैक टॉप से लेकर के अन्य स्थान, वो रणनीतिक क्षेत्र उन्हें कहा जाता है जहां पर अगर आप बैठे हैं, आपका सैनिक बैठा है या आपके कब्जे में है, तो दुश्मन पर पूरी तरह से नज़र रखी जा सकती है, दुश्मन को डिफेंस पर जाने के लिए मजबूर किया जा सकता है। तो बहुत ही एक अच्छी स्थिति में भारत है और वो उन SFF जिसका मैं जिक्र बराबर करता रहा हूँ, वो है हमारा स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, जिसमें तिब्बत के वो नौजवान हैं जो हमारी सेना के लिए काम करते हैं, जो निर्वासित तिब्बती भारत में रह रहे हैं और 1958 से लेकर के अब तक वो भारत की भूमि में रह रहे हैं और भारत को वो मातृभूमि की तरह इसलिए मानते हैं क्योंकि उनकी मातृभूमि तिब्बत पर चीन ने जबरन कब्जा कर लिया और अब वो भारत में रहते हैं और अपने देश तिब्बत की आज़ादी के लिए पूरी ज़िंदगी खपा देना चाहते हैं। और तिब्बती सैनिक जो हैं, जो स्पेशल फोर्स में, फ्रंटियर फोर्स में हैं, वो इसे एक चुनौती के साथ साथ एक बहुत ही सुअवसर मान रहे हैं चीन को सबक सिखाने के लिए। और उन्हीं जवानों ने और भारत के प्रोफेशनल सैन्य जो रणनीतिकार हैं, उनकी बदौलत जिस तरह से चीन को हर एक रणनीतिक क्षेत्र में, इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तब भी वहाँ पर दोनों तरफ की सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने हैं। 100 से 200 मीटर की दूरी पर दोनों की सेनाएं हैं। आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि ये देश किस मुश्किल में खड़ा हुआ है, लेकिन हमारे वीर जवानों की बदौलत आज हम उन सारे मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं और बहुत आराम से कुछ देर बाद खा करके हम लोग सोएंगे भी। राजनीतिक परिचर्चा कर रहे हैं, ढेर सारे मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं और उन मुद्दों के चर्चा के पीछे हमारी चिंता कम है, हमारी राजनीतिक एक तरह से प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाने की कोशिशें ज़्यादा हैं। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो एक देश के नागरिक होने के नाते हम उचित नहीं कर रहे हैं। इस बात को हम पिछले 10 से 12 दिनों पर जब भी मैं फेसबुक लाइव में आया हूँ तो आपसे हमने इस बात की चर्चा की और ये चर्चा इसलिए ज़रूरी है कि जब हम आप यहाँ पर बैठ करके आराम से चैन की नींद ले रहे होते हैं, तब हमारे वो जवान पैगोंग से लेकर के उन रणनीतिक क्षेत्रों पर लड़ाई लड़ रहे होते हैं। और आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो हमारे उस सेना के कुछ जवान 3 बटालियन चाइनीज आर्मी के PLA के स्पेशल फोर्सेस के सामने ऊपर, हालांकि वो ऊपर बैठे हुए हैं और उनको चाइनीज आर्मी ने घेरा बना करके रखा है, क्योंकि चाइनीज आर्मी के कब्जे के कुछ हिल्स पर हमने कब्जा कर लिया है
और इससे चीन बौखला चुका है। और उसी बौखलाहट में एक ऐसी स्थिति भी आ सकती है जब एक त्वरित मतलब तेजी से आगे बढ़ने वाली लड़ाई, लेकिन बहुत ही सीमित कार्रवाई गलवान से लेकर के पैगोंग और उससे उसके इर्द गिर्द परिक्षेत्र में हो सकती है, जिसमें काफी खून खराबा हो सकता है। और ये कोई झड़प नहीं होगी, बल्कि सीमित युद्ध की संज्ञा दी जा सकती है। जब मैं हम आपसे बात कर रहा हूं तब की स्थिति मैं आपको बता रहा हूं। इस समय लगभग 10:30 की स्थिति है, 10:30 बजे रात की स्थिति है। 3 बटालियन फोर्स जो है वो चीन की वहां पर उस एरिया को अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रही, जिस पर भारतीय वीर जवानों ने कब्जा कर लिया। हमारे स्पेशल फ्रंटियर फोर्स ने, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स में हमारे तिब्बत के निर्वासित, तिब्बत से निकाले गए वो शरणार्थी हैं जो हमारे देश के लिए लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन उनके लिए उनके जहन में एक ही ख्वाब है कि चीन से बदला लेना और चीन से अपने देश को मुक्त कराना। वो है स्पेशल फ्रंटियर फोर्स जो 1962 से एक तरह से वजूद में आया। और उस स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की खासियत बताने में हमारी कितनी सरकारों ने इतनी चुप्पी साध रखी, ये कितने दुखद बात है। जो चीन जो है उस तिब्बत के नाम पर इतना खेल कर रहा है, आज वो अरुणाचल प्रदेश को अपना एरिया बताने की हिमाकत करता है। हमारे 5 अरुणाचली भाई को, जिनको उन्होंने एब्डक्ट कर लिया है, अपने कब्जे में ले लिया है, उनको वो अपना नागरिक बताता है। वो ये कहता है कि हम अपने नागरिकों का अपहरण क्यों करेंगे। और आज जब दबाव बढ़ा तब वो मानने को मजबूर हुए कि हाँ, भारत के वो 5 नागरिक उनके कब्जे में हो सकते हैं और वो उपलब्ध कराए जा सकते हैं। ये क्यों ऐसी स्थिति बन रही है? क्योंकि भारत राजनयिक तौर पर, कूटनीतिक तौर पर, सैन्य ताकत के प्रदर्शन के तौर पर पिछले 1.5-2 महीनों से जिस तरह से प्रभावी है, उसका असर साफ साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन हम तो अभी थाली बजा रहे हैं, क्योंकि हम बेरोजगार हैं। अभी हमें थाली बजाना है। कितनी स्वार्थपरक सोच हम लोगों की हो चुकी है। जिस देश में हम खा रहे हैं, जिस देश में हम अभी तक इस सोच में हुए कि रोजगार और बेरोजगारी क्या होता है, उस देश के सामने इतनी बड़ी चुनौती में हम कितने आत्म केंद्रित लोग हो चुके हैं। और कुछ ऐसे पत्रकार हैं, लानत है उनकी जिंदगी पर, जो अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए मोदी हटाओ अभियान के तहत आज ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, जिनको एबीसी पता नहीं है अभी अर्थशास्त्र का। वो ऐसे लोग हैं जिनको आप लोग देखते हैं, उनको एबीसी पता नहीं है। और बड़े अनुभव के साथ उनके बारे में मैं बता रहा हूं, नाम मैं नहीं लेना चाहता। उनको एबीसी अर्थशास्त्र का पता नहीं है, और पता नहीं क्या पढ़ाई लिखाई उन्होंने की है, जिनको ये पता नहीं है कि जिस देश में 3 महीने के लगभग की लॉकडाउन की स्थिति में जब सारी गतिविधियां बंद थी, उस तिमाही का एक रिजल्ट पर जिसमें ग्रोथ रेट प्रोग्रेसिव हो रहा है, सी रंगराजन का एक रिसर्च पेपर आप लोग देख सकते हैं, लेकिन पढ़ने की जहन में और जहमत उठाने को कोई तैयार नहीं। कोफ्त इस बात की होती है। मुझे इस बात का बेहद अफसोस है। ऐसे लोग आज अर्थशास्त्री बन जाते हैं, इस देश के नौजवानों को एक दिशा देने की बात करते हैं, और दिशा देनी चाहिए जिधर, देश किधर, क्योंकि उनके लिए तो एक एजेंडा है, किसी तरीके से बस मोदी को डिफेम कर दो, मोदी को हटा दो। मैं मोदी भक्त नहीं हूं। आप कहते रहिए, मैं देशभक्त हूं, और अगर देश के लिए मोदी सब कुछ कुर्बान कर रहे हैं तो मैं मोदी का भक्त हूं। ये है डेफिनेशन। लेकिन उनके लिए, क्योंकि मैं फिर नाम नहीं लेना चाहता हूं, उन पत्रकारों का और उनकी हैसियत पता है, कोई पूछ नहीं रहा उन्हें, लेकिन उन्हें बताना है, उन्हें कहना है। इस देश की आर्थिक तस्वीरें जिस तरह से सोशल मीडिया पर बताई जा रही हैं, ये हम देश की सेवा कर रहे हैं, देश के बारे में सोच रहे हैं। इतने आत्मकेंद्रित हो गए हम लोग। हमारे देश के वीर जवान जो है, एक छोटी सी चिंगारी, अगर थोड़ी सी भी सैन्य स्तर की आपकी सोच हो और थोड़ी सी जानकारी हो, तो आप लोगों को समझ में आनी चाहिए कि एक बाकायदा लड़ाई चल रही है सीमा पर, अंदाजा ही नहीं। और ठीक वही राहुल वाले अंदाज में हम ये पूछते हैं। आज मुझे बड़ा दुख होता है जब लोकसभा में कांग्रेस का नेता अधीर रंजन चौधरी जी ये पूछने की कुछ जरूरत करते हैं, मैं शब्द बोलूंगा
कि बस मोदी सरकार ये बता दे कि चीन हमारी जमीन में घुसा या नहीं, 130 करोड़ की जनता उनके साथ खड़ी हो जाएगी। ये आज का बयान है उनका। शर्म आनी चाहिए अधीर रंजन जी आपको। और आप बिना औकात के एक पद पा चुके हैं जिसके लिए आप अभी योग्य ही नहीं थे। और दर्द होता है, इसीलिए मैं कहता हूं कि उस कांग्रेस पार्टी में अधीर रंजन जैसा नेता, आपने इतनी बड़ी बात की और आपको समझ भी नहीं आया कि आपने क्या कहा। कि आप एक बार ये एक्सेप्ट कर लीजिए कि हमारे एक तरफ हमारी जमीन में अगर चीनी आर्मी घुस गई है, ये एक्सेप्ट कर लीजिए, 130 करोड़ जनता आपके साथ हो जाएगी। 130 करोड़ जनता आपके पीछे अगर होती तो आपकी इतनी हैसियत, इतनी खराब हैसियत होती, इतनी खराब ताकत होती। यही अनाप शनाप बयान देने का परिणाम है। अधीर रंजन जी, अगर आप मुझे सुन सकते हो और सुनिएगा तो इस बात को जरूर सुन लीजिएगा और राहुल जी को भी बताइएगा। देखिए, मैं बहुत छोटा सा पत्रकार हूं। प्रोपेगेंडा करने का, अपने आप को लोकप्रिय बनाने का कोई रास्ता नहीं। मैं तो कहता हूं कि इस देश में जरूरत किस बात की है। आपके पीछे 130 करोड़ जनता है ही नहीं तो आप कैसे उससे आमान करते हैं? ये एक्सेप्ट कराना। और एक तरफ आपके नेता, आपके पूर्व अध्यक्ष, वो ये कहते हैं कि हमें अपनी सेना पर गर्व है। जब आपको अपनी सेना पर गर्व है तो आपको ये विश्वास क्यों नहीं होता कि आपकी जमीन पर चीन की आर्मी ने दखल देने की कोशिश की, लेकिन वो घुस नहीं पाए। उसके लिए त्याग किया है हमारी सेना के जवानों ने। 20 हमारे वीर जवान शहीद हुए हैं और 50 से अधिक लोगों को जब मारा तो आपने विश्वास ही नहीं किया। जब राजनयिक तौर पर, जब सैन्य वार्ताओं के स्तर पर, जब कूटनीतिक स्तर पर, हर एक जगह पर हम चीन को और चीन के रणनीतिकारों को ठोक रहे हैं, शब्द में सॉरी, थोड़ा आक्रोश है। इस आक्रोश के पीछे कारण यही है कि देश प्रथम होना चाहिए। मैं बार बार ये कहता हूं, 1000 मोदी हों, 1000 राहुल हों, 1000 अधीर रंजन चौधरी हों, लेकिन ये देश रहेगा तभी आप इतना बोल सकते हैं। और थैंक्स करिए, आप धन्यवाद करिए इस देश की जनता को जो आप जैसे नेताओं को इस स्तर पर सुन रही है, क्योंकि वो जागरूक नहीं हो रही है। जिस रोजगार के लिए ये थाली बजवाने का नौटंकी आप लोग कर रहे हैं ना, इसका भी परिणाम आपको मिलेगा। मोदी को नहीं मिलने वाला। मोदी ने थाली बजाने के लिए जब कहा था, उसका मायने ये नहीं थे। वो महामारी थी, वो प्राकृतिक आपदा थी। किस बात की बेरोजगारी? खैर, इस आर्थिक मुद्दे पर हम पूरी बहस कर सकते हैं। जो एक सज्जन अगर अपने आप को एक्सपर्ट समझते हैं वो आए, तब मैं उनको आर्थिक भाषा में समझाऊं। लेकिन वीर नौजवानों के साथ जो एक सोच होती है, मुझे याद है जब मैं कारगिल युद्ध हो रहा था, रिपोर्टिंग कर रहा था, क्या जज्बा होता था। वो जज्बा आप लोगों में कहां चला गया? ये देश फिर एक बार राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार हो रहा है। इसके लिए मोदी की मजबूती नहीं है, भाजपा की मजबूती नहीं है। जिस तरह से चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स में प्रतिदिन एडिटोरियल्स निकलते हैं, आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि वो किस तरह की, और जो हवा यहां पर है उसकी परख कर रहे हैं। क्योंकि लड़ाई जब लड़ी जाती है तो सारे मोर्चों पे लड़ी जाती है। काश कि हमारे राजनेता और उन राजनेताओं के अंधभक्त जो मोदी भक्त करते हैं, कुछ लोग जब ऐसी बात करते हैं तो वो मोदी भक्त, उन्हीं का प्रचार है। वो अंधभक्त जो अपने हित के लिए, जिनकी कुछ चल ही नहीं रही है, बेकार हो चुके हैं, जो फड़फड़ा रहे हैं। संयोग से 1-2 लोग तो अभी चैनल में हैं, लेकिन बाकी सब बाहर कर दिए गए हैं। इतनी बेशर्मी से वो अपनी बात रखते हैं कि उनको शर्म नाम की चीज नहीं है। जबकि उनकी, मैं फिर कह रहा हूं, उनकी आर्थिक जानकारी कितनी है पता ही नहीं। एकमात्र एक सज्जन है हर्षवर्धन त्रिपाठी, जो आते हैं सोशल मीडिया पे। कल मैं उनकी बात सुन रहा था, बड़े संयोग की बात है और मुझे बड़ा सुखद एहसास है कि जिस जगह से मैं पढ़ा हूँ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, वो भी पता नहीं वो मेरे सीनियर हैं या बराबर के ही हैं, लेकिन हाँ, सही बात कहनी चाहिए। और ना हमें भाजपा खिला देगी और ना कांग्रेस खिला देगी। अपनी मेहनत पे खाते हैं और जीते हैं, लेकिन देश के लिए जो जीता है उसकी भक्ति अगर करते हैं तो ये देशभक्ति है। और ऐसा कर रहे हैं तो हमें अपने पत्रकारिता करने पर भी गर्व है और अपने सोच पर भी गर्व है। लेकिन थाली बजाने का ये जो गेम हो रहा है और सीमा पर जो कुछ हो रहा है, उसे समझने की जरूरत है। और इस जरूरत में वो खबर
90% समय जो है हम लोग रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी पर ले जाते हैं, और उसके बाद जो समय बचता है वो थाली बजाने पर, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था गर्त में चली गई। जानकारी के लिए जान लीजिए, देश की अर्थव्यवस्था अगले 2 क्वार्टर में किस स्थिति पर पहुंचेगी इसका अनुमान वो रेटिंग एजेंसी भी नहीं लग रही हैं जो इस समय खेल कर रही हैं। क्योंकि लड़ाई जब लड़ी जाती है ना तो कई तरीके से लड़ी जाती है। जिस WHO को चीन खरीद सकता है, जिसको टैकल कर सकता है, वो रेटिंग एजेंसियों को टैकल नहीं कर सकता। हम किस मुगालते में अपने आप को रखे हुए हैं, हमें सोचने की जरूरत है। एक ही नारा इस समय, एक भारत श्रेष्ठ भारत, दूसरा नारा आत्मनिर्भर भारत, तीसरा नारा अगर आर्थिक दृष्टिकोण से वोकल फॉर लोकल, और सिर्फ जिस स्तर पर हम जहां भी हैं पूरी तरह से मेहनत करें और समर्पित करें। कोई जरूरत नहीं हमें राजनीति करने की। मैं एक पत्रकार हूं, मेरा काम है बोलना, क्योंकि मैं पढ़ता हूं, 10 घंटे पढ़ता हूं तो आपके सामने बोलता हूं। आप जो भी समझे और तथ्यों के साथ बात करता हूं। उन तथ्यों को रख देने से, जिन तथ्यों पर 3 महीने जो जिस देश में, और अभी भी अनलॉक 4 के बाद भी अभी भी पूरी तरह से सामाजिक और आर्थिक गतिविधियां बराबर नहीं चल पा रही हैं, उस देश में जहां पूरा विश्व जो है अभी कोविड से लड़ रहा है, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी खराब हुई गई, इतनी ज्यादा अराजकता फैलाने की कवायद विपक्ष तो कहीं नहीं कर रहा। इंग्लैंड में नहीं हो रहा, अमेरिका में नहीं हो रहा, इस देश में ही क्यों हो रहा, ये समझने की जरूरत है। और आप नहीं समझते, आप नौजवान नहीं समझते, तो ये कष्ट की बात है, ये दुख की बात है। मैं एक बार फिर कह रहा हूं, ना हमें भाजपा खिला देगी, ना हमें कांग्रेस खिला देगी। इस देश ने एक जो व्यवस्था के तहत जो एक तैयारी की है, जो उपलब्धता है, उसमें अगर हम अपनी मेहनत करते हैं, अपना सब कुछ देते हैं, तब हम आगे बढ़ते हैं, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, बौद्धिक रूप से। तो कुल मिलाकर के इस देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, एक बराबर फ्रंट पर 2 दुश्मन देश इस ताक में है कि कब वो एंट्री कर जाएं, और हमारी राजनीतिक इच्छा शक्ति और हमारी सेनाओं की ताकत ने एहसास दिला दिया है कि हम बहुत ताकतवर हैं। और ऐसे में जो कमजोरी हम जाहिर कर रहे हैं, इसका भी समय बताएगा और ये समय दिखाएगा। ये देख लीजिएगा, हम भी यही हैं और आप भी यही हैं। ये समय बताएगा कि जो लोग इस समय जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, करवा रहे हैं, भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, वो पर्दाफाश होंगे। इसलिए समय की नजाकत को समझना जरूरी है। हम अपना 100% देने की कोशिश करें। जहां एक स्टूडेंट है तो पढ़ाई करे, वो समर्पित हो, लेकिन एक माहौल क्रिएट करना, आप कौन सा सवाल, एक लोकतंत्र की परिभाषा दी जाती है। लोकतंत्र में चौथे स्तंभ के नाम पर कुछ लोग, क्या कहूं, कह भी नहीं सकता, कहने में भी बड़ी झिझक होती है, संकोच होता है। कितने आत्म केंद्रित, कितनी स्वार्थ हो गई हमारे में। हम 1 मिनट में किसी को बिल्कुल आसमान पर बिठाते हैं और दूसरे मिनट, ये कैसी सोच, इतने अस्थिर सोच के साथ हम चीन जैसे षड्यंत्रकारी दोगली सोच वाले लोगों को, जो अगर एक तरह से नहीं सोचे तो उनको मजबूर कर दिया जाता है सोचने को, उनसे हम लोहा ले सकेंगे। मैं फिर कह रहा हूं, बहुत बड़ी चुनौती है। 1962 के बाद एक ऐसी चुनौती का सामना हम कर रहे हैं कि थोड़ी सी आंतरिक भूल हमारे सैनिकों की कुर्बानी और उनकी मेहनत पर पानी फेर सकती है। और आज इस बात का एहसास करना चाहिए, जो लोग सवाल पूछते हैं, जो ये कहते हैं कि हमें अपनी सेनाओं पर गर्व है और भरोसा है, उनको पता होना चाहिए कि हम 10-10 रणनीतिक महत्व के क्षेत्र पर कब्जा कर चुके हैं और लड़ाई चल रही है वहां पर बाकायदा। डंडे, सरिये, नुकीले हथियारों के साथ 12 घंटे पहले दोनों सेनाओं के बीच की जो दूरी थी वो 100 मीटर से कम रह गई है। एक्सपर्ट्स की बात बता रहा हूं, कोई ऐसी बात नहीं है। इसको आप देख सकते हैं। जो आज बात मैं कह रहा हूं, कल आपको खबरों में और अखबारों में रहेगा। इसलिए मैं बात कह रहा हूं, हम जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं
एक बहुत ही बड़ा धक्का उस दुश्मन को हम लगाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे परेशान है पूरा यूरोप, अमेरिका, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के तमाम देश। उससे हम लोहा ले रहे हैं और वो ऐसा देश है जिसके पास नैतिकता नाम की कोई चीज ही नहीं है। हम उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए हमें बहुत जाग जाने की जरूरत है, सचेत हो जाने की जरूरत है, क्योंकि पैगोंग के इर्द गिर्द, हिल टॉप और कुछ और स्थानों पर जो एक परिक्षेत्र में आता है, वहां पर छोटी सी चिंगारी अगर भड़क उठी, क्योंकि वहां पर फायरिंग भी हो चुकी है। दोनों देशों के बीच में एक समझौता था, हालांकि वो भी समझौता चीन के फेवर में ही रहा। उस समझौते को अगर हमने खत्म कर दिया है कि हम ये नहीं कहेंगे कि भाई हम गोली नहीं चलाएंगे, तो अब जवाब भी दिया जा रहा है और एक फायरिंग हो चुकी है और बाकायदा चीन के 50 सैनिकों को फिर पीछे खदेड़ा गया अब से कुछ ही घंटे पहले। और 3 बटालियन सेना लगभग 3200-3300 के करीब जो है हिल टॉप और इन सारे एरिया पर जो है वो नजर गड़ाए बैठे हैं, लेकिन हमारे जो सैनिक हैं वो ऊपर बैठे हुए हैं, इसलिए उनकी हिम्मत नहीं पड़ी। और वो उन वीर सैनिकों में तिब्बत से यहां पर शरण लेने वाले वो नौजवान हैं जो अपने आप को मिटाकर किसी भी कीमत पर चीनी नौजवानों को मार करके बदला लेना चाहते हैं। एक जुनून है और हमें उनके इन भावनाओं की कद्र करनी चाहिए। मुझे इस बात का दुख है कि राम माधव जी गए, अभी मैं उस नायक का नाम मैं भूल रहा हूं, तिब्बती था, और बहुत ही अच्छी तरीके से फ्यूनरल हुआ जिसमें एक साथ तिब्बत का भी झंडा था, भारत का झंडा था, और लेह में सैनिक सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। राम माधव जी वहां उपस्थित थे, सैल्यूट। लेकिन उन्होंने एक ट्वीट किया, उस ट्वीट को उन्होंने हटाया क्यों? किस बात की झिझक इस बात को साबित करने की कि हमारे साथ वो तिब्बती लड़ रहे हैं, और क्यों ना लड़ें, जिनके जनरेशन हमारे यहां पल रहे हैं, हमारे यहाँ का, और वो मानते हैं कि हम यहाँ का पानी पी रहे हैं, यहाँ का खाना खा रहे हैं, तो हम इस देश के लिए लड़ेंगे और अपने दुश्मन से लड़ेंगे और अपने तिब्बत को आज़ाद कराएंगे और भारत को भी महफूज रखेंगे। हमें कम से कम उन तिब्बतियों से ये सबक लेना चाहिए जो भारत का पानी पीते हैं और भारत का दाना खाते हैं, तो इतना बड़ा त्याग करने के लिए कि उसका एक बेटा घायल होकर के, एक पिता का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, तो उन्होंने कहा कि अगर मुझे भी इजाज़त दे दी जाए, क्योंकि वो भी पूर्व सैनिक रहे, पूर्व कमांडो थे, 1962 से ये एसएफएफ जो है हमारे यहाँ छुपा के रखा जाता है। क्यों? पहली बार ये साबित कर दिया गया है और कर देना चाहिए इस सरकार को कि हाँ, तिब्बत के वो शरणार्थी हमारे देश में रहते हैं, हमारे देश का खाते हैं और भारत को अपना मानते हैं, हमारे लिए लड़ रहे हैं। आप हमारे दुश्मन हैं, आपसे हम लड़ाई करेंगे। अब तो खुली बात हो गई। इसलिए राम माधव जी ने जो ट्वीट किया और उसको उन्होंने बाद में हटाया, उन्हें हटाने के लिए माफी मांगनी चाहिए। क्यों हुआ? क्योंकि विदेश मंत्रालय से कोई क्लियरेंस नहीं था। ये गलत बात है। अब इस राजनयिक और कूटनीतिक प्रयासों में इतना छुप करके काम करने की जरूरत नहीं है। अब हमें बताना पड़ेगा कि हाँ, एसएफएफ के जो फोर्स, जो वीर जवान, जो वीर कमांडो दशकों से हमारे साथ हैं, वो पूरी ताकत से लड़ाई लड़ेंगे और भारत के लिए लड़ेंगे। इन तमाम बातों के साथ चीन भारत सीमा पर, खास करके लद्दाख में, पूर्वी लद्दाख में जो स्थिति बनाने की कोशिश की जा रही है, उसे समझना होगा और उसी के हिसाब से हमें व्यवहार करना होगा, एक साथ रहना होगा। हम सारे राजनीतिक बदले की भावनाएं जाहिर करें, लेकिन अभी समय बहुत खराब है, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं, आपको याद होगा पिछले 12 से 14 वीडियोस, मैं कुछ दिन अभी घर पे आराम कर रहा हूं तो मैं स्वयं फेसबुक लाइव के ज़रिए आपसे अपनी बातें शेयर करता हूं, क्योंकि अभी न मैं एंकरिंग पे बैठ रहा हूं, न मैं अपनी वो भूमिकाएं अदा कर रहा हूं। मैं इतनी बात आपसे ज़रूर कहना चाहता हूं कि ये दीपावली तक का जो समय है वो बहुत मुश्किलों भरा है।
अगर ये देश और इस देश के 130 करोड़ जनता, यहाँ के लोग अगर एक साथ एक स्वर में एक ही आवाज निकालें तो चीन का परास्त होना तय है। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये झड़प नहीं है, ये लड़ाई चल रही है, जिसमें मनोवैज्ञानिक लड़ाई भी है, सैन्य लड़ाई भी है, कूटनीतिक लड़ाई भी है। और ये इस समय का बहुत बड़ा मुद्दा है। हम छोटे मुद्दों पर अगर उलझ जाते हैं तो मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, हमारी सोच बहुत स्वार्थपरक होती है, बहुत आत्म केंद्रित होती है। बहरहाल कुछ आक्रोश है, कुछ दर्द है। इन तमाम बातों के साथ मैं आज ये लाइव यहीं पे ख़त्म करता हूँ। कल एक बड़े मुद्दे के साथ आपके साथ ज़रूर रूबरू होऊंगा। ज़रूर तारुफ करना चाहूँगा कुछ और लोगों का, और कराना भी चाहूँगा जो आपको रिया चक्रवर्ती और सुशांत केस के उन तथ्यों के बारे में बताएंगे जिनका भी जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इंतज़ार कीजिए कल तक। बहरहाल फिलहाल आज तक यहीं, और इतनी ही बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।